तो आप सभी का वापस से मेरे लेक्चर नंबर 45 में स्वागत है। तो आ जाइए फटाफट से, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे लेक्चर नंबर 45 को। तो हमारा आज का अगला टॉपिक है डिस्कस टू सिग्मा ई, धारा घनत्व, धारा घनत्व कॉमा चालकता एवं विद्युत क्षेत्र के मध्य संबंध। ठीक है, तो हमें सिद्ध करना है J बराबर में सिग्मा ई, जहाँ पर J धारा घनत्व है, सिग्मा चालकता है और E क्या है, विद्युत क्षेत्र। यहाँ पर सिग्मा कंडक्टिविटी को व्यक्त कर रहा है, चालकता को व्यक्त कर रहा है, ना कि धारा घनत्व को। अरे बात समझ में? तो ध्यान दीजिए। प्रूफ, वी नो दैट, हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल्स टू I R। ओके, आंसर वी नो ऑल्सो वेरी वेल, R इक्वल्स टू होता है सर रो L अपॉन A। B इक्वल्स टू में I इंटू R की जगह पर रखोगे आप रो L अपॉन A, इसको बैलेंस करके मैंने लिख दिया I अपॉन A इंटू रो L। अरे A बटे में यार, किसी के बटे में ले लो। अब आप जानते हैं करंट डेंसिटी करंट अपॉन एरिया के बराबर होती है, तो B इक्वल्स टू में I अपॉन J इंटू रो L। ओके, L आगे B के बटे में, V अपॉन L J इंटू रो। यू नो व्हाट ऑल्सो वेरी वेल, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो विभव और लंबाई दोनों का अनुपात का बराबर होता है। इससे पहले वाले लेक्चर्स में मैंने आपको बताया E इक्वल्स टू B अपॉन L, तो E इक्वल्स टू में B अपॉन L की जगह E रख दिया, J इंटू रो। मैं क्या अब इसको E अपॉन रो नहीं लिख सकता क्या? रो को इसके बटे में ले गया मैं, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ E इंटू 1 अपॉन रो। आंसर वी नो दैट कि रो का जो इन्वर्स होता है वो सिग्मा के बराबर होता है। तो वैल्यूशन मेरे पास कितनी आ जाएगी, J इक्वल्स टू में सिग्मा ई। तो उपरोक्त जो कंडीशन है वो धारा घनत्व, चालकता, विद्युत क्षेत्र, तीनों राशियों के मध्य संबंध को व्यक्त या प्रदर्शित करता है। या इस सूत्र से एक हमें नई जानकारी मिलती है कि सर चालकता और विद्युत क्षेत्र का जो गुणन है ना, वो धारा घनत्व के कैसा होता है, बराबर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, न्यूमेरिकल में कई सारे न्यूमेरिकल्स आपको ऐसे दिए हुए होते हैं जहाँ पर ये संबंध फॉलो या यूज़ में आता है, तो याद रखें। क्योंकि बाद में आप एक ही चीज़ पर फोकस करते हैं कि सर आपने तो J बराबर में I अपॉन A पढ़ाया था या विद्युत धारा बटे में क्षेत्र पर पढ़ाया था, ये संबंध कहाँ से फॉलो हो रहा है, तो ये संबंध यहाँ से फॉलो हो रहा है। अरे बात समझ में? ध्यान रखना इस चीज़। आफ्टर ऑल अब हम बात करते हैं ऊष्मीय गति, हीट मोशन, ऊष्मीय गति, जो कि करंट इलेक्ट्रिसिटी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। ऊष्मीय गति ये जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही इम्पोर्टेंट होने के साथ साथ ये थोड़ा सा इजी भी है, बहुत इजी है। और वो इजी कैसे है, ध्यान दीजिए। आपसे कोई पूछेगा व्हाट इज़ द डेफिनेशंस ऑफ द हीट मोशन, ऊष्मीय गति किसे कहते हैं, तो बेटा सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, गाय भैंस घोड़े इनकी नहीं होती ऊष्मीय गति। ऊष्मीय गति होती है किसी भी चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन की। अरे बात समझ में? और कोई भी इलेक्ट्रॉन ऊष्मीय गति से गति कब करता है, ये बात आती है। तो सबसे पहले मैं आपको परिभाषा बताता हूँ, ऊष्मीय गति होती क्या है कि बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में, ढंग से सुनिएगा मेरी लैंग्वेज को, कि बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में किसी भी चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन, बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति, द एब्सेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में किसी भी चालक में उपस्थित जो मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो यादृच्छिक वेग से गति करने लगते हैं। यादृच्छिक, यादृच्छिक का मतलब अपनी इच्छा के अनुसार, मन चाहे वेग से क्या करने लगते हैं, गति करने लगते हैं। तो विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में जब किसी भी चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन यादृच्छिक वेग से गति करेंगे तो उन इलेक्ट्रॉनों की जो ये यादृच्छिक वेग से की जाने वाली गति है ना, यही गति कौन सी गति कहलाती है, ऊष्मीय गति। फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको विद डायग्राम समझाता हूँ। जैसे कि मान लीजिएगा भैया ये कोई भी एक कंडक्टर बॉडी है, अब इस कंडक्टर बॉडी के अंदर ये इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित है,
यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 0। तो बेटा आप देख सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र तो उपस्थित है ही नहीं, विद्युत क्षेत्र उपस्थित नहीं है तो विद्युत धारा नहीं बह रही है, विद्युत धारा नहीं बह रही है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये यादृच्छिक वेग से गति करेंगे, अपनी इच्छा के अनुसार मनचाही दिशा में गति करते हैं ये, ठीक है ना। तो इन इलेक्ट्रॉनों की यादृच्छिक वेग से की जाने वाली यही गति क्या कहलाती है बेटा, ऊष्मीय गति कहलाती है। और इनका जो यादृच्छिक वेग होता है, यादृच्छिक वेग का मतलब अपनी इच्छा के अनुसार जिस वेग से गति कर रहे हैं वो वेग कौन सा वेग होगा, ऊष्मीय वेग। कौन सा वेग होगा बेटा, ऊष्मीय वेग। तो एक चीज़ यहाँ से क्लियर हो गई, एक नई बात हमें समझने को मिली कि सर ऊष्मीय वेग से कोई भी इलेक्ट्रॉन तभी ही गति करेगा जब वहाँ पर विद्युत क्षेत्र कैसा रहेगा, अनुपस्थित रहेगा। आ रही बात समझ में। और जैसे ही किसी चालक पर बाह्य विद्युत क्षेत्र को अप्लाई कर दिया जाता है, ठीक उसी समय ऊष्मीय वेग खत्म होकर एक नया वेग आ जाता है जिसे हम कहते हैं अपवहन वेग। कौन सा वेग कहते हैं, अपवहन वेग, जिसके बारे में मैं अभी आपको जानकारी दूंगा, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, ध्यान दीजिए। पहली चीज़ तो यह हो गई ऊष्मीय गति। ऊष्मीय गति से ही संबंधित एक नोटिफिकेशन पॉइंट है जो मैं आपको बता देता हूँ। और वो नोटिफिकेशन पॉइंट क्या है कि माना कोई भी एक चालक है और मानता हूँ कि उस चालक पर बाह्य विद्युत क्षेत्र अनुपस्थित है, और मैंने मान लिया कि उस चालक के अंदर स्मॉल n मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं। तो बेटा कोई भी मैंने एक चालक यूज़ में लिया है, उस चालक में स्मॉल n मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, और मैंने मान लिया कि वहाँ पर विद्युत क्षेत्र का मान 0 है, अर्थात विद्युत क्षेत्र अनुपस्थित है। तो इससे क्या स्पष्ट होगा कि उस चालक के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं बेटा वो सभी ऊष्मीय वेग से गति करेंगे, अर्थात ऊष्मीय गति करेंगे। तो याद रखना हमेशा कि विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में जब इलेक्ट्रॉन ऊष्मीय वेग से गति करता है तो चाहे उस चालक में कितने ही इलेक्ट्रॉन क्यों ना उपस्थित हों, उन सभी इलेक्ट्रॉनों के ऊष्मीय वेग का जो औसत मान होता है ना, वो सदैव कितने के बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। कितने का बराबर होगा, 0 के बराबर। तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, जैसे कि मान लीजिएगा ये एक चालक है, ठीक है। हालांकि अब इसकी डेप्थ में जाना चाहूँगा तो बहुत बड़ा पार्ट है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक दो तर्क दे दूंगा। ध्यान दीजिएगा, ये बेटा इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। यहाँ पर ये कोई भी एक कंडक्टर बॉडी जिसके अंदर ये मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, और मैंने मान लिया कि सर स्मॉल n मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, और यहाँ पर जो एक्सटर्नली इलेक्ट्रिक फील्ड है E, उसका मान कितना है, 0। तो अभी जो हमने फंक्शन पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग तो ये सभी इलेक्ट्रॉन अपने यादृच्छिक वेग से गति करेंगे, ऊष्मीय वेग से गति कर रहे हैं, ऊष्मीय गति कर रहे हैं। तो इन सभी इलेक्ट्रॉनों का जो ऊष्मीय वेग का जो औसत मान है ना, वो कितने के बराबर होगा, 0 के बराबर। ध्यान रखना, किसी भी इलेक्ट्रॉन का ऊष्मीय वेग उसका यादृच्छिक वेग होता है, जैसा कि मैंने जस्ट अभी आपको बताया है। और किसी भी इलेक्ट्रॉन के ऊष्मीय वेग को हम किससे व्यक्त करते हैं, u से। किससे व्यक्त करते हैं, u से, ठीक है। तो अगर इनका आप औसत निकालोगे n इलेक्ट्रॉन्स के ऊष्मीय वेग का, तो u एवरेज, ठीक है ना, u एवरेज इज टू में u1 प्लस u2 प्लस डॉट 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 प्लस un बटे में n, क्योंकि औसत निकाल रहे हैं तो राशियों के बटे राशियों की संख्या कितने के बराबर हो जाएगी, 0 के बराबर। कितने के बराबर हो जाएगी, 0 के बराबर। तो हम कह सकते हैं सर ऊष्मीय वेग का औसत मान सदैव कितने के बराबर होगा, 0 के बराबर। लॉजिकली चीज़ क्या होती है, ऐसा क्यों हो रहा है, ये एक रेयर कंडीशन है। ये जो मैंने कंडीशन दी है ना, ये एक रेयर कंडीशन है, ठीक है ना, एक अकाल्पनिक स्थिति है जो कि कुछ अल्प समय के लिए संभव की हुई मानी जा सकती है, प्रॉपरली नहीं है। कैसे, ऐसे। फॉर एन एग्जाम्पल, दिस इज ए कंडक्टर बॉडी, ठीक है, ये कंडक्टर बॉडी हो गई। अब इसके अंदर डिफरेंट टाइप के इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित हैं, मुझे नहीं पता नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, मैंने ये मान लिया कि सर यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित हैं। मैं केवल ये बता रहा हूँ कि u का जो एवरेज मान है वो 0 के बराबर क्यों है। अकॉर्डिंग द प्रिंसिपल ऑफ द हीट वेलोसिटी, यहाँ पर बाह्य विद्युत क्षेत्र का मान 0 है। तो बेटा जैसा कि तर्क दिया जाता है कि बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में इलेक्ट्रॉन ऊष्मीय वेग से गति करता है अपनी इच्छा के अनुसार, तो बेटा ये इलेक्ट्रॉन जब अपनी इच्छा के अनुसार गति करेंगे तो कोई कंडीशन तो ऐसी आएगी जब आपस में ये टकराएंगे। टकराने के पश्चात अपनी बची कुछ एनर्जी को भी क्या कर देते हैं, ये डिस्ट्रॉय कर देते हैं, और डिस्ट्रॉय करने के पश्चात कहाँ आ जाते हैं, विरामावस्था में आ जाते हैं। विरामावस्था में आते हैं अपने अस्तित्व को क्या कर देते हैं, खो देते हैं। आ रही बात समझ में। तो इस सिचुएशन में इनका जो औसत मान है वो कैसा मान लिया जाता है, 0 मान लिया जाता है। जबकि हमारी भौतिकी ये कहती है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन
टकराने के पश्चात नियत वेग से क्या करने लगता है, गति करने लगता है। क्यों? क्योंकि वो अपनी ऊर्जा के लगभग बहुत ज़्यादा भाग को क्या कर देता है, खर्च कर देता है। ठीक है, ओके। आफ्टर ऑल ऊष्मीय ही वेग से बना है एक हमारा अगला टॉपिक जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, जिस पर ये पूरा चैप्टर घूमता है और बोर्ड में काफ़ी अच्छे न्यूमेरिकल भी बनकर आते हैं उस पर डिपेंडेड। वो आता है हमारा अपवहन वेग, जैसे हम कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो आज का हमारा अगला टॉपिक है अपवहन वेग। दिस कॉल्ड इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब आपसे कोई पूछेगा अपवहन वेग किसे कहते हैं, तो आप ध्यान देंगे। जनरली देखो, ऊष्मीय वेग तो बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में प्राप्त हुआ था, और अपवहन जो वेग प्राप्त होगा वो विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में प्राप्त होगा। तो इसकी परिभाषा बनती है कि बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में, डेफिनेशंस ऑफ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अपवहन वेग की परिभाषा बोल रहा हूँ, ढंग से सुनिएगा और समझिएगा। बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में किसी भी चालक के ऋण सिरे से उस चालक के धन सिरे की ओर गति करने वाले इलेक्ट्रॉनों के वेग का औसत मान, वापस से सुन लेना, रिपीट कर रहा हूं। बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में किसी चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों का उस चालक के ऋण सिरे से उस चालक के धन सिरे की ओर गति करने वाले वेगों का औसत मान कौन सा वेग कहलाता है बेटा? अपवहन वेग कहलाता है। दिस इज द मेजर कंडीशंस ऑफ द ऊष्मीय यानी कि हीट वेलोसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ऊष्मीय वेलोसिटी किस में निकल कर आती है? द एब्सेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, जहां पर विद्युत क्षेत्र अनुपस्थित होता है। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहां निकल कर आ रही है? जहां पर विद्युत क्षेत्र उपस्थित है। आ रही बात समझ? तो क्या परिभाषा बनती है कि इधर बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में, ठीक है ना, किसी भी चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों का उस चालक के ऋण सिरे से उस चालक के धन सिरे की ओर गति करने वाले वेग का औसत मान। अब जितने भी इलेक्ट्रॉन गति करेंगे उन सभी का औसत निकाल लो, वही कितने के बराबर आ जाएगा? अपवहन वेग के बराबर। अपवहन वेग एक सदिश राशि है जिसको बेटा हम VD वेक्टर से क्या करते हैं? व्यक्त या प्रदर्शित करते हैं। हेयर D इज कस टू ड्रिफ्ट, जो कि सरफिक्स में लग रहा है वो स्मॉल d है, ड्रिफ्ट यानी कि अपवहन, और B से बना वेलोसिटी यानी कि अपवहन वेग। क्लियर? ओके। अब मैं प्रूफ कर रहा हूं अपवहन वेग का फंक्शन हम यहाँ पे निकाल रहे हैं। तो मेरी सभी बच्चों से उम्मीद रहेगी कि अब जो मैं बोल रहा हूं, जो समझा रहा हूं, उसको ढंग से सुनेंगे और अब समझने का प्रयास करेंगे। प्रूफ। तो बेटा अब हम अपवहन वेग के सूत्र की कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो अपवहन वेग का सूत्र आप कैसे निकालोगे? तो सबसे पहले आप एक थ्योरेटिकल पार्ट है उसको यूज में लेंगे कि हमने एक कंडक्टर को यूज में लिया है और उस कंडक्टर की जो लेंथ है वो स्मॉल l है और उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो कैपिटल A है। ठीक है, तो उसकी लंबाई l हो गई और उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना हो गया? A हो गया। अब हमने इस चालक को एक बैटरी से क्या कर दिया बेटा? कनेक्ट कर दिया है। बैटरी से कनेक्ट करने पर हम देखेंगे उस चालक में कैपिटल I मान की विद्युत धारा प्रवाहित होगी, और जैसे उसमें कैपिटल I मान की धारा प्रवाहित होगी तो ऑब्वियस सी बात है उस चालक पर क्या उत्पन्न होगा? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो ध्यान दीजिए, आप देख रहे हैं कि ये मेरे पास कोई भी एक कंडक्टर है और ये उस कंडक्टर के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, discuss to length of this conductor body L and this is the cross section area of this conductor। ठीक है, A। अब मैंने इस कंडक्टर को बेटा एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया और ये हमारे पास प्लग हो गया। ठीक है ना, जैसे हम कुंजी बोलते हैं, प्लस माइनस। अब ध्यान रखना, प्लग की भी कहानी सुन लो, जैसे हम कुंजी बोलते हैं। अब ये बीच में कुछ भी नहीं है ना, तो ये खुला हुआ है, और ध्यान रखना खुले परिपथ में कभी भी विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। अब मैंने इसमें क्या लगा दिया? डॉट। तो अब परिपथ क्या हो गया है? बंद। तो ध्यान रखना जैसे ही परिपथ बंद होगा तो परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगी। तो ये तो साइन मार्क होता है खुला, इसमें करंट प्रवाहित नहीं होगा, और ये साइन मार्क होता है बेटा बंद परिपथ का, यानी कि अब विद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगी। ठीक है, तो मैंने कोई भी एक चालक ले लिया, उस चालक को मैंने बैटरी के साथ कनेक्ट किया जिसका जो पोटेंशियल है वो B है, ये प्लग K कुंजी, तो इसलिए इसका साइन मार्क K होता है। मैंने परिपथ को बंद किया तो मैंने देखा सर परिपथ में प्लस से माइनस की ओर कैपिटल I मान की धारा बह रही है, तो ऑब्वियसली बात है कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इस करंट के विपरीत दिशा में गति करेंगे। तो मैंने देखा सर 1, 2 और ये 3,
ये 3 इलेक्ट्रॉन है, ये इस चालक का पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, तो जैसे करंट फ्लो किया मैंने बेटा, तो मैंने देखा कि यहाँ पर ये विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया और इस विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में ये इलेक्ट्रॉन इस चालक के ऋण सिरे से धन सिरे की ओर क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं। तो बेटा एक चीज बताओ कि जैसे ही यहां पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा तो विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में ये इलेक्ट्रॉन से इसके ऋण सिरे से धन सिरे की ओर गति करेंगे। तो इस विद्युत क्षेत्र के कारण कौन सा बल उत्पन्न होगा चालक पर, विद्युत बल उत्पन्न होगा। तो ये विद्युत बल का विरोध करके गति करेंगे कि नहीं करेंगे, करेंगे ना। तो जरा ध्यान दीजिए, अतः विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉन पर कार्यरत बल। तो बेटा विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉन पर कौन सा बल कार्य करेगा, विद्युत बल ही कार्य करेगा, करेगा। तो F = में QE। आवेशों के क्वांटीकरण का सिद्धांत यूज मिलेंगे, किसी एक इलेक्ट्रॉन पर कैलकुलेट कर रहे हैं। Q बराबर प्लस माइनस आनी, एक इलेक्ट्रॉन है -E, Q की जगह पर -E लिख सकता हूं। आगे फंक्शन, ठीक है, स्केलर फॉर्म में ले रहा हूं मैंने, वेक्टर नहीं लगाया, कोई बात नहीं, बाद में लगा देंगे। अब ध्यान दीजिए, तो किसी एक इलेक्ट्रॉन पर कार्यरत मैंने विद्युत बल का मान निकाला है जो कि विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में कार्य कर रहा है। अब मैं मान लेता हूं अकॉर्डिंग मिस्टर न्यूटन, अब न्यूटन को याद करते हैं। माना इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना मान लिया मैंने, m। बहुत सी बुकों में m e भी मान लेते हैं क्योंकि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाकी इच्छा आपकी है, कुछ भी मान सकते, मैंने m से शो कर रहा हूँ। एवं जब वो इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है तो उसके वेग के मान में परिवर्तन के कारण कितना त्वरण उत्पन्न हो रहा है, a। ठीक है, तो न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से याद आ रहा होगा आपको, मैंने चैप्टर नंबर 5 में पढ़ाया था 11th क्लास में, न्यूटन गति के नियम। अरे बस न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से F = ma, लॉ ऑफ मोशन, ठीक है ना। F = में कितना हो जाएगा बेटा, ma। इक्वेशन नंबर सेकंड, कंपेयर इक्वेशन नंबर 1 एंड सेकंड, 1 व 2 से। एक ने कहा F = -e कैपिटल E एंड सेकंड ने कहा F = ma। LHS पार्ट बराबर है, RHS पार्ट बराबर होगा, तो ma में -e कैपिटल E। नाउ वी आर कैलकुलेटिंग द फंक्शन ऑफ द एक्सेलरेशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो a बराबर -e कैपिटल E अपॉन स्मॉल m। तो बताओ बेटा ये इलेक्ट्रॉन का त्वरण निकल कर आया कि नहीं आया, a बराबर में -e कैपिटल E अपॉन m आ गया। ठीक, अब ये मान लो हमने आधा काम कर लिया। आधे काम के बाद जब हम आगे की ओर बढ़ते हैं तो मुझे एक चीज़ बताओ, आप, मैं कुछ बोलूँगा उसको सुनना ढंग से और फिर आप एक्सेप्ट करोगे, हाँ सर ये चीज़ वाकई में है। मैंने कहा ये जो डस्टर है मेरे हाथ में, इस डस्टर को थोड़ी देर के लिए आप चालक मान लीजिएगा, मान लीजिए चालक। अब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, ठीक है। अब मैंने इस चालक को किसी भी पोटेंशियल सोर्स के साथ कनेक्ट नहीं किया है, तो किसी भी अन्य एक्सटर्नली विभव सोर्स के साथ जब मैंने इसको कनेक्ट नहीं किया है तो ऑब्वियसली बात है इसमें धारा ही नहीं बह रही है। लेकिन ये चालक है तो ऑब्वियसली सी बात है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। भाई चालक है, इलेक्ट्रॉन है तभी तो चालक है। अब बताइए जब तक इसमें किसी बाह्य स्रोत के द्वारा विद्युत धारा नहीं बह रही है तो क्या इसके अंदर इलेक्ट्रॉन गति नहीं कर रहा है, कर रहा है, ऑब्वियस सी बात है इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन तो ऑलरेडी ही गति कर रहा था, लेकिन अब उसको थोड़ी सी एनर्जी और मिल गई। कैसे कि हमने उसको बाह्य विभव स्रोत के साथ जोड़ा है कि नहीं, अब धारा के साथ उसको एनर्जी मिल रही है कि नहीं मिल रही है। तो एक तो मरा हुआ व्यक्ति पहले धीरे धीरे चल रहा है, अब उसको थोड़ी सी एनर्जी और दे दो तो ऑब्वियसली बात है वो अपने वेग को बढ़ाएगा या घटाएगा, बढ़ाएगा।
ठीक है, सेम वही कंडीशंस यहां पर अप्लाई हो रही है कि ये जो भी इलेक्ट्रॉन्स आपको नजर आ रहे हैं, जब तक मैंने इनको बाह्य विभव स्रोत से नहीं जोड़ा था, ये गति तो तब भी कर रहे थे, क्योंकि चालक है, इलेक्ट्रॉन्स है, तो इलेक्ट्रॉन्स कभी भी रेस्ट पोजीशन में नहीं आता, लगातार चक्रण करता रहेगा। लेकिन जैसे मैंने इनको बाह्य विभव स्रोत के साथ जोड़ा है, तो ये जब तक विद्युत क्षेत्र अनुपस्थित था तब तक तो कौन से वेग से गति कर रहे थे? ऊष्मीय वेग से गति कर रहे थे कि नहीं? लेकिन जैसे मैंने इनको बाह्य विभव स्रोत के साथ जोड़ दिया है, तो इन्होंने यहां से बाह्य विभव स्रोत से अतिरिक्त एनर्जी गेन की है कि नहीं की है? और जैसे इनको अतिरिक्त ऊर्जा मिलेगी तो ये अपने वेग के मान में क्या कर लेंगे? वृद्धि कर लेंगे। और जैसे इनका वेग का मान बढ़ेगा तो ये अनियमित रूप से या यादृच्छिक रूप से इधर उधर गति करने लगेंगे कि नहीं लगेंगे? लगेंगे। भाई एक कार मान लीजिए 100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, अगर तुम वहाँ में और वेग बढ़ा दोगे, 70-80 किलोमीटर प्रति घंटे का वेग और जोड़ दोगे, तो वो अनियमित रूप से भागेगी कि नहीं भागेगी? भागेगी, टकराएगी और एक्सीडेंट हो जाएगा। सेम वही कंडीशन इलेक्ट्रॉन्स पर अप्लाई हो रही है कि जब इनको बाह्य विभव स्रोत के माध्यम से जब अतिरिक्त एनर्जी और गेन करते हैं, तो ये अपने वेग के मान में वृद्धि कर लेते हैं, और वेग के मान में वृद्धि करने के पश्चात ये अनियमित रूप से इधर उधर भागने लगते हैं। और जब ये अनियमित रूप से इधर उधर भागेंगे तो आपस में क्या करने लगेंगे? टक्कर करने लगेंगे। टकराने के पश्चात अपनी ऊर्जा की हानि करेंगे, और हानि करने के पश्चात एक नियत वेग से क्या करने लगेंगे? गति करने लगेंगे। ठीक है ना? अब मान लीजिए दो कैंडिडेट आपस में गति करते करते आपस में भिड़ रहे हैं, तो खोपड़ी में लगेगी तो ससोरेंगे कि ना? थोड़ी बहुत देर बाद ससोरने के बाद फिर ही तो भगे आ गए। ससोरने का मतलब वह देखेंगे मेरे खान लग गई, फिर धीरे धीरे भगेंगे, लग गई है मेरे, फिर धीरे धीरे चलेगा। अरे बस समझ। तो ठीक वही कहानी इन इलेक्ट्रॉन्स की। मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन्स यूं आ रहा है, एक इलेक्ट्रॉन्स यूं आ रहा है, यहाँ पर आकर दोनों में क्या हो गई? टक्कर हो गई। तो उसने अपनी एनर्जी को क्या किया है? लॉस किया है कि नहीं किया है? और एनर्जी को लॉस करने के पश्चात वो धीरे धीरे एक नियत वेग से क्या करने लगेगा? गति करने लगेगा। इन इलेक्ट्रॉनों के इस नियत वेग को हम यहां पर v से व्यक्त करते हैं। ध्यान रखें, मेरी बात को नोट करें कि यहां पर इलेक्ट्रॉनों का केवल नियत वेग प्राप्त हुआ है, जो कि टक्कर के पश्चात प्राप्त हुआ है, और उसको मैं किससे व्यक्त कर रहा हूं? v से। अपव्यय वेग नहीं आया है अभी केवल नियत वेग प्राप्त हुआ है। ठीक है ना? मान लेते हैं कि सर इस चालक में स्मॉल n मुक्त इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित हैं, और वो सभी स्मॉल n मुक्त इलेक्ट्रॉन्स आपस में टक्कर करने के पश्चात नियत वेग से क्या करने लगते हैं? गति करने लगते हैं। माना इन स्मॉल n मुक्त इलेक्ट्रॉनों का नियत वेग का मान क्रम से v1, v2, v3 ... कितना है बेटा? vn हो गया नियत वेग। अब एक बात बताओ, नियत वेग तो हमें प्राप्त हो गया, ये दो चौक हैं, इनको मैं थोड़ी देर के दो इलेक्ट्रॉन मान लेता हूं। जैसे ही आपस में टक्कर करे तो बेटा टकराने में कुछ ना कुछ तो समय लेंगे कि नहीं लेंगे? ये लेंगे ना। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन को टक्कर करने में लगा समय इलेक्ट्रॉन को टक्कर करने में लगा समय उसका विश्रांति काल कहलाता है। कौन सा काल कहलाता है बेटा? विश्रांति काल। इलेक्ट्रॉन को टकराने में जो समय लगता है उसको हम भौतिकी की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? विश्रांति काल। और उस विश्रांति काल को हम किससे व्यक्त करते हैं? टो से। किससे व्यक्त करते हैं यहाँ पर? टो से। अब टो यहाँ पर बलागुण नहीं है, क्या है? विश्रांति काल है। तो इलेक्ट्रॉन को जो आपस में टकराने में जो समय लगता है उसको हम क्या कहते हैं? विश्रांति काल, जैसे हम कहते हैं टो। अब n इलेक्ट्रॉन है, अब n इलेक्ट्रॉन n ही टक्कर करेंगे तो उनका विश्रांति काल कितना बन जाएगा? टो1, टो2, टो3 ... टो n। लग गया बेटा? अब जरा ध्यान दीजिए, बस हो गया काम। हम जानते हैं गति के प्रथम समीकरण से, गति के प्रथम समीकरण से, गति का प्रथम समीकरण कहता है v बराबर u प्लस at। पढ़ाया मैंने 11वीं क्लास में। तो गति का प्रथम समीकरण कहता है v बराबर u प्लस at। अगर मैं बात करूं प्रथम इलेक्ट्रॉन के लिए, या प्रथम इलेक्ट्रॉन ने जो टक्कर की है उसके लिए ज्ञात करूं, तो बेटा प्रथम इलेक्ट्रॉन टक्कर के पश्चात अपना जो नियत वेग प्राप्त कर रहा है उसको v1 से व्यक्त करेंगे। उसका ऊष्म वेग कितना था टक्कर से पहले? u1। त्वरण तो एक समान है ही है, और समय कितना बन जाएगा? टो1। तो a1 टो1, ये मेरा q लग रहा है, a टो1। कॉल इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। द्वितीय इलेक्ट्रॉन के लिए v2 इज इक्वल्स टू में u2 प्लस a2, इक्वेशन नंबर 4। इसी प्रकार कौन से इलेक्ट्रॉन के लिए निकालोगे बेटा?
nवे इलेक्ट्रॉन के लिए, nवे इलेक्ट्रॉन के लिए कितना बन जाएगा, Vn बराबर में Un प्लस A2n, समीकरण नंबर 5। ठीक है, अब अपनी लैंग्वेज याद करो। अपनी लैंग्वेज क्या कहती है अपव्यय वेग की परिभाषा, कि सर विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में किसी चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों का उस चालक के ऋण सिरे से धन सिरे की ओर गति करने वाले वेगों का औसत मान अपव्यय वेग कहलाता है। आ जाइएगा, ये चालक है, बाह्य विद्युत क्षेत्र उपस्थित है, अब इस चालक के ऋण सिरे से धन सिरे की ओर ये इलेक्ट्रॉन आपस में गति करने के पश्चात, टकराने के पश्चात नियत वेग से ऋण सिरे से धन सिरे की ओर गति कर रहे हैं कि नहीं। अब इन सभी का क्या निकाल लूंगा मैं, औसत। तो इनका जो औसत आएगा बेटा वो इनके अपव्यय वेग के बराबर होगा कि नहीं। तो इन सभी इलेक्ट्रॉनों का जो नियत वेग है वो आपके सामने है, इन सभी नियत वेगों का औसत निकाल लेते हैं तो वो अपव्यय वेग के बराबर होगा। औसत बराबर होता है राशियों के 1 बटे राशियों की संख्या। तो बेटा इन सभी नियत वेगों का जो औसत है ना वो अपव्यय वेग BD के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो BD बराबर में फंक्शन बनेगा V1 प्लस V2 प्लस डॉट 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 प्लस Bn डिवाइड बाई स्मॉल n। बन गया, सभी का मान रखिएगा। Vd इजिकल्स टू में V1 की जगह पर आप रखोगे बेटा U1 प्लस A21, V2 की जगह पर आप रखोगे U2 प्लस A22 प्लस डॉट 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 प्लस Bn की जगह पर आप रखोगे Un प्लस A2n डिवाइड बाई स्मॉल n। रख दिया। अब इस समीकरण को मैं ऐसे नहीं ले सकता क्या। देखो बेटा मैं थोड़ी देर के लिए चित्र को साफ कर रहा हूँ क्योंकि हमारा चित्र से काम अब खत्म हो चुका है और बोर्ड थोड़ा सा छोटा पड़ रहा है। इस समीकरण पे गौर कीजिएगा। इस समीकरण को मैं ऐसे नहीं लिख सकता क्या, देखो आप BD बराबर में ब्रैकेट स्टार्ट U1 प्लस U2 प्लस डॉट 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 प्लस UN डिवाइड बाई n प्लस A21 प्लस A22 प्लस डॉट 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 प्लस A2n डिवाइड बाई स्मॉल n। बोलो लिख सकता हूँ क्या, नहीं लिख सकता हूँ। आप याद कीजिए, जस्ट इससे पहले मैंने आपको ऊष्म वेग पढ़ाया था और ऊष्म वेग का नोटिफिकेशन पॉइंट मैंने आपको बताया था कि ऊष्म वेगों का औसत मान 0 के बराबर होता है। तो बेटा आपको ये वाला जो पोर्शन है ना, ये ऊष्म वेगों का औसत मान नजर आ रहा होगा, ये 0 के बराबर होगा। तो आप एग्जामिनर को शो करेंगे सर U एवरेज इज इक्वल्स टू में U1 प्लस U2 प्लस डॉट 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 प्लस UN डिवाइड बाई n इज इक्वल्स टू 0, ये 0 के बराबर है। तो ये पद खत्म। तो VD बराबर में क्या बच रहा है आपके पास, A21 प्लस A22 प्लस डॉट 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 प्लस A2n डिवाइड बाई स्मॉल n, ये बच रहा है। यहाँ से A को कॉमन ले लीजिएगा, VD बराबर A कॉमन लिया, इनसाइड बच रहा है टो1 प्लस टो2 प्लस डॉट 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 प्लस टो n डिवाइड बाई स्मॉल n। ठीक है, अब यहाँ पर मैं जहाँ पर गोला खींच रहा हूँ ना उस पर गौर कीजिएगा। जहाँ टो1 प्लस टो2 प्लस डॉट 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 प्लस टो n डिवाइड बाई स्मॉल n, बेटा ये होता है टो के बराबर, जो कि विश्रांति काल के औसत मान को व्यक्त करता है। ठीक है ना, तो हम यहाँ पे लिख देंगे VD इज इक्वल्स टू में A तो है ही और इसकी जगह पर क्या लिख देंगे, टो। ठीक है ना, वास्तविकता में अपव्यय वेग का सूत्र होता है ये BD बराबर में A टो, BD बराबर में A टो। अब A का मान आपने कहाँ से निकाला है, यहाँ से निकाला है ना। तो VD बराबर में A की जगह पर माइनस स्मॉल ई कैपिटल E अपॉन m इंटू टो। दिस इज द मेजर वैल्यू ऑफ अपव्यय वेग या ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, ओके।